नमस्कार दोस्तों। आज 18 सितंबर है और आज के दिन आपके यूपीएससी के जो जीएस के पेपर हैं वो समाप्त हो गए हैं। पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ हो गया है और आपने यदि देखा होगा तो इसमें लगभग सारे प्रश्न जो करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। मैंने अपने बच्चों को बताया भी था और लगभग मेरे जितने भी बताए प्रश्न हैं या जितने भी हम लोगों डिस्कस करते हैं क्लास में वो सब के सब वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोगों के लिए भी, यदि आप नए हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको दो चीज़ें करनी है, एनसीईआरटी और द हिंदू। इनको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे, नियमित रहना है। जिस तरीके से खाना खाते हैं, जिस तरीके से अन्य क्रिया करते हैं, आप दैनिक क्रिया करते हैं, उसी तरीके से आप इन दोनों को अनिवार्य कर लीजिए अपने जीवन में। मतलब कम से कम 1.5 से 2 साल तो आप मान के चलें कि उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से आपके लिए यूपीएससी की राह बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो शुभकामनाएं। और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के न्यूज़पेपर पे। तो एक जो न्यूज़ सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है, चीता फ्रॉम नामीबिया गेट ए न्यू होम इन इंडिया, है ना। जो चीता है नामीबिया से लाया गया है और भारत में से छोड़ा गया, 8 चीते लाए गए हैं। और उसके बाद है चाइना ब्लॉक्स लिस्निंग ऑफ लश्कर कमांडर, ब्लॉक लिस्टिंग ऑफ लश्कर कमांडर साजिद मीर यूएनएससी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि चीन ने पहली बार ये माना है। और चाइना ब्लॉक्स लिस्टिंग ऑफ लश्कर फॉर थर्ड टाइम इन 3 months चाइना ब्लॉक्ड ए जॉइंट इंडिया यूएस अटेम्प्ट टू पुट ए पाकिस्तान टेरर प्लेसिंग ए होल्ड पर्पल हु इज वांटेड। मतलब ये समझिए कि हर बार चीन पाकिस्तान को बचाता रहता है। दिस इज बीजिंग थर्ड अटेम्प्ट इन 3 months ना। भारत और वो अमेरिका जो है उसके उसमें लिस्टिंग में करते हैं और ये तो इसके कारण से यूएनएससी पे एक सवाल उठता है। सवाल क्या उठता है कि क्या यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की ज़रूरत हो गई है या पुनर्गठन कर देना चाहिए। उसमें क्या सुझाव है, क्या मतलब किस तरीके की करना चाहिए, भारत को शामिल करना चाहिए, भारत ऐसे देशों में, और क्या उसमें ये संशोधन करना चाहिए कि यदि कोई एक व्यक्ति या एक सदस्य वीटो करता है तो उसे रोका नहीं जा सकता है। मान कोरम पूरा होना चाहिए, यदि ज़्यादा लोग उसमें उसके पक्ष में होते हैं तो उसे मान लेना चाहिए कि वो पारित हो गया है ना। जबकि इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, फिर भी ये इस तरीके की बातें चीन द्वारा की गई हैं और यह जो है चीन को आतंकवाद समर्थन करने के रूप में दिखाता है। ठीक है, इसके बाद है हम लोग आते हैं पेज नंबर 9 पे सीधा, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं वैसा, हमें पढ़ना है पेज नंबर 9, है ना। पेज नंबर 9 में है गवर्नमेंट गिव्स टॉप प्रायोरिटी टू स्किल ट्रेनिंग, है ना। गवर्नमेंट गिव्स टॉप प्रायोरिटी टू स्किल ट्रेनिंग। हमने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं पर स्किल पे ध्यान नहीं देते हैं, कौशल विकास पे ध्यान नहीं देते हैं, कौशल के लिए हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं। तो कौशल के लिए काम करना ये जो हमारा गवर्नमेंट का टॉप प्रायोरिटी है। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी हम इसको शामिल कर रहे हैं, जैसे एआई, रोबोटिक्स, है ना, कोडिंग, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड टेलीमेडिसिन आर ऑफर्ड बाय देम। मतलब बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग इसके लिए करते हैं। कल 17 तारीख थी और उस दिन विश्वकर्मा पूजा भी होता है और उसी पे ये बातें कही भी गई, है ना। इसके बाद जो है पेज नंबर 11 में हाउ क्लाइमेट चेंज इज अल्टरिंग इंडियन मानसून, है ना, कि कैसे जो है इंडियन मानसून को जो क्लाइमेट चेंज प्रभावित कर रहा है इसके बारे में बात की गई है। किस तरीके से दिखाया जा रहा है, किस तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं, क्या प्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है और मतलब अधिक वर्षा, कम वर्षा, इस तरीके से किस
मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति आ रही है, कहीं पे बिल्कुल सूखा पड़ रहा है, तो इसी पे पूरा का पूरा ये डिटेल है और इस पे आप देखेंगे। इसके बाद है मैचिंग इकोलॉजी विथ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मैचिंग इकोलॉजी विथ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो इकोलॉजी और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है कि किस तरीके से जो है ये मॉडल बनेगा और किस तरीके से ये मदद करेगा, क्या मतलब जो किस तरीके से, जैसे मतलब एक तरीके से ये समझिए, नीचे मतलब होता है कि किसी खास जगह का फूल या खास जगह के फल, तो उसे न्यू जगह में हम कैसे कर सकते हैं या कैसे उगा सकते हैं, इसके बारे में इस पर पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ें। इसके बाद है हैज़ एमिशन डेडलाइन बीन एक्सटेंडेड, है ना, जो एमिशन है ना, जो हम उत्सर्जन कर रहे हैं उसका डेडलाइन एक्सटेंडेड किया जाएगा। हम लोगों ने देखा होगा कि अभी जो कॉप जो हुआ था COP 26, उसमें बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारे लक्ष्य तय किए गए थे, कोई 2070, कोई 2030, कोई 2027, कोई 2045, उसमें अलग अलग लक्ष्य तय किए गए। तो क्या इस डेडलाइन को बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में बात की गई है, आप इसमें पढ़ें। इसके बाद है ब्राइट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ड्राइविंग हाई इम्पोर्ट। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जो ब्राइट ग्रोथ है, जो ग्रोथ है, विकास है, प्रोस्पेक्ट्स ड्राइविंग हाई इम्पोर्ट्स, अभी हाई इम्पोर्ट्स की बात करेगा ही करेगा। मैंने कई बार बताया है, क्लास में भी बताया है, शायद आप लोगों को भी बताया हो, कि जब भी कोई देश विकसित या विकासशील से मतलब औद्योगिक क्रांति होती है या वहाँ पे उद्योगों का बहुत ज़्यादा विस्तार होता है, तो उसके आयात अचानक से बढ़ जाते हैं। आयात अचानक से बढ़ने के पीछे कारण ये होता है कि उसे नई नई टेक्नोलॉजी लानी होती है, नई नई मशीनें लानी होती है, तो इसके कारण से क्या होता है कि आयात बिल अचानक से बढ़ा हुआ दिखता है। पर यह आयात बिल अस्थाई पूंजी के निर्माण के लिए होता है, अस्थाई विकास के लिए होता है, आर्थिक समृद्धि के लिए होता है, इसी के बात की गई है, ब्राइट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ड्राइविंग हाई इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये आप समझ ही गए होंगे, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।